अध्याय 3 गुमनाम चिट्ठियां। ब्राजीलियन सांप के निकल भागने के कारण हैरी को अब तक की सबसे लंबी सजा मिली। जब उसे अलमारी से बाहर आने की छूट दी गई, तब तक गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। डडली अपना नया वीडियो कैमरा तोड़ चुका था, रिमोट कंट्रोल वाले हवाई जहाज को चकनाचूर कर चुका था और पहली बार रेसिंग बाइक चलाते समय बूढ़ी मिसेस फिग को तब टक्कर मार चुका था, जब वे बैसाखियों के सहारे प्राइवेट ड्राइव की सड़क पार कर रही थी। हैरी खुश था कि स्कूल बंद हो गया, परंतु डडली के गैंग से बचने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि वे रोज घर आ धमकते थे। पियर्स, डेनिस, मैल्कम और मॉडर्न सब के सब मोटे और मूर्ख थे, परंतु चूंकि डडली उनमें सबसे मोटा और सबसे मूर्ख था, इसीलिए वह उनका लीडर था। बाकी सब खुशी-खुशी डडली के मनपसंद खेल हैरी का शिकार में शामिल हो जाते थे। इस वजह से हैरी ज्यादातर समय घर से बाहर रहना पसंद करता था। यहाँ-वहाँ भटकते हुए जब वह छुट्टियों के खत्म होने के बारे में सोचता, तो उसे आशा की हल्की सी किरण नजर आती। जब सितंबर आएगा, तो वह हाई स्कूल में जाएगा और जीवन में पहली बार वह डडली के साथ नहीं पढ़ेगा। डडली को वर्नन अंकल ने पुराने स्कूल स्मेल्टिंग्स में भेजा था। पियर्स पॉलकिस भी वहीं जा रहा था। दूसरी तरफ हैरी एक सरकारी स्कूल स्टोनवॉल हाई स्कूल में जाने वाला था, जिसका डडली मजाक उड़ाता था। स्टोनवॉल में पहले दिन बच्चों का सिर टॉयलेट के अंदर डालते हैं, उसने हैरी से कहा। चाहो तो ऊपर आकर उसकी प्रैक्टिस कर लो। नहीं धन्यवाद, हैरी ने कहा। बेचारे टॉयलेट के अंदर तुम्हारे सिर जितनी गंदी चीज पहले कभी नहीं गई होगी। वह बीमार होगा। इससे पहले कि डडली उसके कहने का मतलब समझ पाए, हैरी ने दौड़ लगा दी। जुलाई में पेट्यूनिया आंटी डडली को एक दिन लंदन ले गईं, क्योंकि डडली के लिए स्मेल्टिंग्स की यूनिफॉर्म खरीदनी थी। हैरी को वह मिसेज फिग के यहाँ छोड़ गई। मिसेस फिग का व्यवहार आज पहले जितना बुरा नहीं था। बाद में हैरी को पता चला कि अपनी पालतू बिल्लियों में से एक के कारण वे गिर गई थीं, जिससे उनकी टांग टूट गई, और शायद इसीलिए अब मिसेस फिग को बिल्लियों से पहले जितना प्रेम नहीं रहता। उन्होंने हैरी को टेलीविज़न देखने दिया और उसे थोड़ा-सा चॉकलेट केक भी दिया, जिसका स्वाद ऐसा था जैसे उसे कई सालों से सँभाल कर रखा हो। आज शाम डडली ने अपनी नई चमकती यूनिफ़ॉर्म के पूरे परिवार के सामने ड्राइंग रूम में परेड की। स्मेल्टिंग में पढ़ने वाले लड़के मैरून रंग का लंबा कोट, नारंगी नेकर और बोट नाम का स्वेट पहना करते थे। वे गांठदार चोड़ी भी पहना करते थे और टीचर्स की आंख बचाकर उससे एक दूसरे को मारते थे। ऐसा लगता था जैसे बाद के जीवन के लिए यह बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो। जब वर्नन अंकल ने डडली को नई यूनिफॉर्म में देखा, तो वे भरी आवाज में बोले कि यह उनके जीवन का सबसे गर्वशाली पल है। पेटूनिया आंटी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और वे कहने लगे कि यकीन नहीं हो रहा कि यह उनका छोटा सा डडली बेटू है, जो इतना सुंदर और बड़ा दिख रहा है। हैरी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे हंसी रोकने की कोशिश में उसकी दो पसलियां पहले ही टूट चुकी होंगी। अगली सुबह जब हैरी नाश्ता करने गया, तो किचन में भयानक बदबू भरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बदबू सिंक में लोहे के एक बड़े टब में से आ रही थी। उसने इसमें झांक कर देखा। टब में गंदे कपड़े भरे थे, जो पूरे पानी में तैर रहे थे। यह क्या है? उसने पेट्यूनिया आंटी से पूछा। उसने होठ जैसे सिल हुए थे, क्योंकि जब भी वह सवाल पूछने की गुस्ताखी करता था, वह अपने होठ कसकर बंद कर लेता था। तुम्हारी नई स्कूल यूनिफॉर्म, उन्होंने कहा। हैरी ने एक बार फिर टब में देखा। अच्छा, उसने कहा। मुझे पता नहीं था कि उसका इतना गीला होना जरूरी है। बेवकूफ हो क्या? पेट्यूनिया आंटी ने तमतमाते हुए कहा। मैं तुम्हारे लिए डडली के पुराने कपड़े भूरे रंग में रंग रही हूँ। जब काम पूरा हो जाएगा, तो यह यूनिफॉर्म भी बाकी बच्चों जैसी दिखेगी। हैरी को इस बारे में संदेह था, परंतु उसने सोचा कि बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। वह टेबल पर बैठ गया और उसने कोशिश की कि वह इस बारे में न सोचे कि स्टानवेल हाई स्कूल में पहले दिन उसका हुलिया कैसा दिखेगा। शायद वैसा जैसा उसने किसी बड़े हाथी को खाल ओढ़ ली हो। डडली और वर्नन अंकल अंदर आए और हैरी की नई यूनिफॉर्म की बदबू के कारण दोनों ने ही नाक सुकड़ी हुई थी। वर्नन अंकल ने हमेशा की तरह अपना अखबार खोला और डडली अपने स्मेल्टिंग्स की छड़ी से, जिसे वह हर जगह साथ ले आता था, टेबल पर टक टक करने लगा। तभी उन्होंने लेटर बॉक्स खोलने की आवाज सुनाई दी और फिर फर्श पर चिट्ठियां गिरने की आवाज आई।
चिट्ठियां लाओ ना डडली, वर्नन अंकल ने अखबार के पीछे से कहा। हैरी से कहो ना। हैरी, चिट्ठियां लाओ। डडली से कहिए ना। डडली, अपने स्मेल्टिंग्स की छड़ी इसे चुभाओ। अपने आप को स्मेल्टिंग्स की छड़ी से बचाते हुए हैरी चिट्ठियां लाने चला गया। फर्श पर 3 चिट्ठियां पड़ी थी। वर्नन अंकल की बहन मार्च का पोस्ट कार्ड, जो आइल ऑफ वॉइड पर छुट्टियां मना रही थी, एक भूरा लिफाफा जो शायद कोई बिल का था, और एक चिट्ठी हैरी के नाम। हैरी ने चिट्ठी उठाई और उसे गौर से देखा। उसका दिल किसी बड़े रबर बैंड की तरह उछल रहा था। जिंदगी में किसी ने भी कभी भी उसे चिट्ठियां नहीं लिखी थी। उसे कौन चिट्ठी लिखेगा? उसके न दोस्त थे, न ही रिश्तेदार। वह किसी लाइब्रेरी का मेंबर भी नहीं था, इसलिए उसे किताबें लौटाने के बारे में अपमानजनक पत्र भी नहीं मिलते थे। बहरहाल, उसके सामने एक चिट्ठी थी और पते से साफ जाहिर था कि इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। मिस्टर एच पॉटर, सीढ़ियों के नीचे वाली अलमारी, 4 प्रिवेट ड्राइव, लिटिल विंचिंग, सरी। लिफाफा मोटा और भारी था तथा पीले चमड़े के कागज से बना था और उस पर हैरी स्याही के पता लगा रहा था। लिफाफे पर एक भी टिकट नहीं लगा था। लिफाफे को पलटते समय उसके हाथ कांपने लगे। हैरी ने देखा कि लिफाफे के पीछे जामुनी मोम की मोहर थी और एक मोनो बना था। मोनो में एक शेर, एक चील, एक बिज्जू और एक सांप थे, जो बीच में एक बड़े एच लिखा हुआ था। जल्दी करो लड़के, वर्नन अंकल किचन से चीखे। तुम क्या कर रहे हो? कहीं चिट्ठी में रखे बम को जांच तो नहीं करने लगे? वे अपने मजाक पर खुद ही हंस पड़े। हैरी किचन में वापस आया। वह अभी भी अपनी चिट्ठी को घूर रहा था। उसने वर्नन अंकल को, बिल और पेट्यूनिया आंटी को पोस्ट कार्ड दिया, फिर बैठकर धीरे से अपना पीला लिफाफा खोलने लगा। वर्नन अंकल ने बिल वाला लिफाफा खोला, उसे नफरत से पढ़ा और फिर पोस्ट कार्ड पर निगाह डाली। मार्ज बीमार है, उन्होंने पेट्यूनिया आंटी को बताया। उसने बासी मछली खा ली थी। डैड! डडली अचानक चिल्लाया। डैड! हैरी के पास कुछ है। हैरी इस समय अपनी चिट्ठियां खोलने ही वाला था, जो लिफाफे की तरह ही चमड़े के भारी कागज पर लिखी थी, परंतु तब वर्नन अंकल ने उसके हाथ से चिट्ठी तेजी से छीन ली। यह मेरी चिट्ठी है, हैरी ने कहा और उसे वापस छीनने की कोशिश की। तुम्हें चिट्ठी कौन लिखेगा? वर्नन अंकल ने ताना मारते हुए कहा। उन्होंने एक हाथ से चिट्ठी खोली और उस पर नजर दौड़ाई। ट्रैफिक लाइट जितनी तेजी से रंग बदलती है, उससे भी ज्यादा तेजी से उनका चेहरा लाल से हरा हो गया। और बात यह खत्म नहीं हुई। कुछ ही सेकंड में उनका चेहरा बासी दलिए की तरह भूरा सफेद हो गया। पेट्यूनिया, वे हाफते हुए बोले। डडली चिट्ठी छीनने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे पढ़ सके, परंतु वर्नन अंकल ने चिट्ठी इतनी ऊंची पकड़ रखी थी कि वह उसकी पहुंच से बहुत दूर थी। पेट्यूनिया आंटी ने उत्सुकता से चिट्ठी ली और पहली लाइन पढ़ी। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे वे बेहोश होने वाली हो। उन्होंने अपना गला पकड़ लिया और दम घोटने जैसी आवाज निकाली। वर्नन! हे भगवान! वर्नन! वे एक दूसरे की तरफ एकटक देखते रहे। वे भूल गए थे कि हैरी और डडली अभी भी उसी कमरे में थे। डडली को यह सहन करने की आदत नहीं थी कि उसकी तरफ ध्यान न दिया जाए। उसने अपनी स्मेल्टिंग्स की छड़ी अपने डैडी के सर पर खट से मारी। मैं उस चिट्ठी को पढ़ना चाहता हूँ, वे जोर से चिल्लाया। हैरी ने बौखलाते हुए कहा, मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी ही चिट्ठी है। दोनों बाहर निकल जाओ, वर्नन अंकल ने चिट्ठी को लिफाफे के अंदर ठूसते हुए कहा। हैरी हिला भी नहीं। मुझे मेरी चिट्ठी चाहिए, वह चिल्लाया। मुझे चिट्ठी पढ़ने दो, डडली चीख रहा था। बाहर! वर्नन अंकल गरजे। इसके बाद उन्होंने हैरी और डडली की गर्दन पकड़ी और उन्हें हॉल में फेंक दिया और किचन का दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। हैरी और डडली तत्काल में एक जोरदार परंतु खामोश लड़ाई होने लगी कि चाबी के छेद में से कौन सुनेगा। डडली इस लड़ाई में जीत गया और इसलिए हैरी, जिसके एक कान पर उसका चश्मा लटक रहा था, पेट के बल लेटकर उस दरार में सुनने लगा जो दरवाजे और फर्श के बीच थी। वर्नन, पेटूनिया आंटी कांपते आवाज में कह रही थी। पता देखो। उन्हें कैसे मालूम कि वो कहाँ सोता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे घर पर नजर रख रहे हो? नजर रख रहे हो? जासूसी कर रहे हो? पीछा कर रहे हो? कुछ भी हो सकता है, वर्नन अंकल बहुत परेशान आवाज में बोले। परंतु वर्नन, हम क्या करें? इसका जवाब दें। यह कह दें कि हम नहीं चाहते कि
हैरी को दिख रहा था कि वर्नन अंकल के चमकते काले जूते किचन में इधर-उधर आ जा रहे हैं। नहीं, उन्होंने फैसला करते हुए कहा, नहीं, हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। अगर उन्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा तो हाँ, यही सबसे अच्छा होगा। हम कुछ भी नहीं करेंगे, जवाब ही नहीं देंगे। पर मैं अपने घर में उस तरह की कोई चीज़ नहीं चाहता पेटूनिया। जब हमने उसे घर में रखा था, तो क्या हमने उस वक़्त यह कसम नहीं खा ली थी कि हम इस तरह की खतरनाक और बेवकूफ़ी भरी बातों से दूर रहेंगे? उस शाम को ऑफ़िस से लौटने के बाद वर्नन अंकल ने एक ऐसा काम किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। वे हैरी की अलमारी में उससे मिलने गए। जैसे ही वर्नन अंकल दरवाज़े में जैसे-तैसे घुसकर अंदर आए, हैरी ने पूछा, "मेरी चिट्ठी कहाँ है? मुझे किसने चिट्ठी लिखी है?" किसी ने नहीं, उस पर गलती से तुम्हारा नाम लिख दिया था। वर्नन अंकल ने रूखे स्वभाव से कहा, मैंने चिट्ठी जला दी है। कहीं कोई गलती नहीं थी? हैरी ने गुस्से से कहा, उस पर मेरी अलमारी का पता लिखा था। चुप रहो। वर्नन अंकल इतने जोर से चीखे कि छत से दो मकड़ियां नीचे गिर पड़ी। कई गहरी सांस लेने के बाद वर्नन अंकल ने अपने चेहरे को मुस्कुराने के लिए मजबूर किया, जो बहुत कष्ट में दिख रहा था। अच्छा हाँ, हैरी, इस अलमारी के बारे में तुम्हारी आंटी और मैं सोच रहे थे, अब तुम्हारे हिसाब से यह अलमारी छोटी पड़ने लगी है। हमने सोचा अच्छा यही रहेगा कि तुम डडली के दूसरे बेडरूम में रहने लगो। क्या? हैरी ने कहा। सवाल मत पूछो, अंकल ने गुर्राते हुए कहा। अपना सामान ऊपर ले जाओ, अभी। डस्टी परिवार के घर में 4 बेडरूम थे, एक वर्नन अंकल और पेट्यूनिया आंटी के लिए, दूसरा मेहमानों के लिए, आमतौर पर वर्नन अंकल की बहन मार्ज, तीसरा जिसमें डडली सोता था और चौथा जहां डडली अपने खिलौने और वे सारी चीजें रखता था जो उसके पहले बेडरूम में समा नहीं पाती थी। हैरी को अपना पूरा सामान अलमारी से इस कमरे तक ले जाने में सिर्फ एक ही चक्कर लगाना पड़ा। वह बिस्तर पर बैठा और उसने अपने चारों तरफ देखा। यहाँ रखी लगभग हर चीज टूटी-फूटी थी। 1 महीने पुराना वीडियो कैमरा उस छोटे और सही सलामत टैंक के ऊपर पड़ा था, जिसे एक बार डडली ने पड़ोसी के कुत्ते के ऊपर चढ़ा दिया था। कोने में डडली का पहला टेलीविज़न रखा था, जिसे उसने उस दिन लात मारकर तोड़ दिया था, जब उसका मनपसंद सीरियल नहीं आया था। पक्षी रखने वाला एक बड़ा-सा पिंजरा भी था, जिसमें कभी एक तोता रहता था, जिसकी अदला-बदली करके डडली ने स्कूल के एक दोस्त से असली एयर राइफ़ल ली थी। वह राइफ़ल शेल्फ़ के ऊपर रखी थी और उसका कोना बुरी तरह से पिचका हुआ था, क्योंकि डडली उस पर बैठ गया था। बाकी और शेल्फ़ों में किताबें रखी थीं। कमरे में बस किताबें ही ऐसी दिख रही थी, जैसे उन्हें कभी छुआ नहीं गया था। नीचे से डडली ने अपनी माँ पर चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, "मैं नहीं चाहता कि वह रहे। मुझे वह कमरा चाहिए। उसे वहाँ से बाहर निकालिए।" हैरी ने आह भरी और बिस्तर पर लेट गया। कल तक यहाँ रहने के लिए वह सब कुछ दे सकता था, पर आज वह बिना चिट्ठी के इस कमरे में रहने के बजाय चिट्ठी के साथ उस अलमारी में वापस जाने के लिए तैयार था। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर सब कुछ चुप थे। डडली सदमे में था। वह चीख रहा था, चिल्ला रहा था, अपने डैडी को अपनी स्मेल्टिंग की छड़ी से मार भी रहा था, बीमारी का नाटक कर रहा था, अपनी माँ को लाते मार रहा था, ग्रीनहाउस की छत से अपनी कछुए को फेंक रहा था, और इस सब के बाद भी उसे अपना कमरा वापस नहीं मिला। हैरी गुजरे हुए कल के इसी समय के बारे में सोच रहा था और दुखी हो रहा था कि काश उसे हॉल में ही अपना चिट्ठी पढ़ ली होती। वर्नन अंकल और पेट्यूनिया आंटी एक दूसरे की तरफ रहस्यपूर्ण ढंग से देख रहे थे। वर्नन अंकल हैरी से अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कर रहे थे और जब डाक आई तो उन्होंने डडली को डाक लेने भेजा। डडली पूरे हाल में स्मेल्टिंग छड़ी से हर चीज को ठोकता हुआ गया। फिर वो चिल्लाया, एक और चिट्ठी आ गई। मिस्टर एच पॉटर, सबसे छोटा बेडरूम, 4 प्राइवेट ड्राइव, लिटिल विंजिंग, सरी। दबी हुई चीख के साथ वर्नन अंकल कुर्सी से उछल गए और उन्होंने हॉल में दौड़ लगा दी। हैरी उनके ठीक पीछे दौड़ रहा था। डडली के हाथ से चिट्ठी छीनने के लिए वर्नन अंकल को उसे जमीन पर गिराना पड़ा। यह काम और भी ज्यादा मुश्किल इसलिए हो गया क्योंकि हैरी ने पीछे से हाथ डालकर वर्नन अंकल की गर्दन पकड़ ली थी। 1 मिनट की उटपटाहट के बाद, जिसमें हर एक को स्मेल्टिंग्स की छड़ी कई बार पड़ी, वर्नन अंकल सीधे खड़े हुए। वे हाँफ रहे थे और हैरी को चिट्ठी उनके हाथ में थी। अपनी अलमारी में जाओ। मेरा मतलब है अपने बेडरूम में जाओ। वे हैरी से हाँफते हुए बोले, डडली तुम भी जाओ, दफा हो जाओ।
हैरी अपने नए कमरे में गोल-गोल घूमता रहा। कोई जानता नहीं था कि वह अपनी अलमारी से निकलकर कहीं और सोने लगा था और वह यह भी जानता था कि उसे पहली चिट्ठी नहीं मिली। निश्चित रूप से इसका मतलब यह था कि वह दोबारा कोशिश करेगा और इस बार वह ऐसा इंतज़ाम कर लेगा ताकि वह उस चिट्ठी तक पहुँचने में सफल हो जाए। उसे दिमाग में एक योजना थी। अगली सुबह 6 बजे सुधरी हुई अलार्म घड़ी की घंटी बजी। हैरी ने लपक कर उसे बंद किया और चुपचाप कपड़े पहने। वह डस्टी परिवार को जगाना नहीं चाहता था, इसलिए बिना लाइट जलाए वह दबे पांव नीचे उतरा। वह प्राइवेट ड्राइव के कोने पर पोस्टमैन का इंतजार कर रहा था ताकि नंबर 4 की चिट्ठियां सबसे पहले उसी के हाथ लग जाएं। अंधेरे हॉल से बाहर के दरवाजे की तरफ रेंगते समय उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आ हैरी हवा में उछल पड़ा। वह फर्श पर पड़ी किसी मोटी और गिलगिली चीज पर चढ़ गया था, किसी जिंदा चीज पर। ऊपर की मंजिल की बत्तियां खट से जली और हैरी यह देखकर आतंकित हो गया कि जिस गिलगिली चीज पर वह चढ़ा था वह उसके अंकल का चेहरा था। वरन अंकल स्लीपिंग बैग में सामने वाले दरवाजे से टिकक कर सोए थे। यह बात तय थी कि वे पक्का इंतजाम कर लेना चाहते थे ताकि हैरी वो काम न कर पाए जिसे करने की वह कोशिश कर रहा था। वे आधे घंटे तक हैरी को डांटते रहे और फिर उन्होंने उसे एक कप चाय बनाने के लिए कहा। हैरी पैर पटकते हुए दुखी मन से किचन में गया और जब वह लौट कर आया तब तक डाक आ चुकी थी और वर्णन अंकल की गोद में पड़ी थी। हैरी को दिख रहा था कि 3 चिट्ठियां थीं जिनके ऊपर हरी स्याही से पता लिखा था। मैं चाहता हूँ, उसने कहना शुरू किया, परंतु वर्नन अंकल उनकी आंखों के सामने उसकी चिट्ठियां फाड़ रहे थे। वर्नन अंकल उस दिन ऑफिस नहीं गए। वे घर पर ही रहे और उन्होंने कील ठोक कर लेटर बॉक्स को बंद कर दिया। देखो, मुंह में कीलें भरी होने के बावजूद वे पेटूनिया आंटी को समझा रहे थे, जब वे लोग चिट्ठियां नहीं पहुंचा पाएंगे तो हार मान लेंगे। वर्नन, मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से हार मान लेंगे। अरे, वे लोग तुम्हारी और मेरी तरह थोड़ी ना सोचते हैं। उनके सोचने का ढंग बहुत अजीब होता है, वर्नन अंकल ने कहा और फिर उन्होंने एक कील को फ्रूट केक के उस टुकड़े में ठोकने की कोशिश की जो पेटूनिया आंटी उनके खाने के लिए लाई थी। शुक्रवार को हैरी के नाम की 12 चिट्ठियां आ गईं। जब चिट्ठियां लेटर बॉक्स में से अंदर नहीं घुस पाईं, तो उन्हें दरवाजे के नीचे से सरका कर अंदर डाला गया। कुछ चिट्ठियों के किनारे की दीवारों से और कुछ तो किनारे के नीचे वाले बाथरूम से रोशदान के अंदर डाला गया। वर्नन अंकल उस दिन भी घर पर ही रहे। सारी चिट्ठियों को जलाने के बाद उन्होंने हथौड़े से कीलें उठाकर अगली और पिछले दरवाजों के सारे दरारें बंद कर दी। अब कोई अंदर तो क्या, बाहर भी नहीं जा सकता था। काम करते करते वे टिप्टो टू द ट्यूल्स गुनगुना रहे थे और जरा जरा सी आवाज पर चौंक जाते थे। शनिवार को स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी। हैरी के नाम की 24 चिट्ठियां घर के अंदर घुस आईं, जो 2 दर्जन अंडे के भीतर एक एक करके मोड़ी हुई छुपाई गई थी। उनका दूध वाला बहुत परेशान दिख रहा था जब उसने यह अंडे ड्राइंग रूम की खिड़की से पेट्यूनिया आंटी को दिए। वर्नन अंकल गुस्से से पागल होकर पोस्ट ऑफिस और डेयरी में फोन लगा रहे थे ताकि उन्हें कोई सही आदमी मिल जाए जिससे वह इनकी शिकायत कर सके। इस बीच पेट्यूनिया आंटी ने अपनी मिक्सी में वह चिट्ठियां पीस डाली। आखिर दुनिया में ऐसा कौन है जो तुमसे कुछ कहने के लिए इतना झटपटा रहा है? डडली ने हैरी से आश्चर्य से पूछा। रविवार की सुबह नाश्ते की टेबल पर वर्नन अंकल थके हुए थे और थोड़े बीमार से दिख रहे थे, परंतु वे खुश थे। इतवार को डाक नहीं आती, उन्होंने अखबार पर मुब्बादा लगाते हुए उन्हें खुशी खुशी याद दिलाया। आज कोई बेहुदा चिट्ठी नहीं आ सकती। जब वे बोल रहे थे तभी किचन की चिमनी से कोई चीज सरसराती हुई नीचे आई और उनके सिर के पिछले हिस्से पर चटाक से पड़ी। अगले ही पल अंगीठी से 30 या 40 चिट्ठियां गोलियों की तरह बरसने लगी। बाकी सबसे अपनी सिर झुका लिए, परंतु हैरी चिट्ठी पकड़ने के लिए हवा में उछला। बाहर जाओ, बाहर जाओ। वर्नन अंकल हैरी को कमर से पकड़ा और बाहर हॉल में फेंक दिया। जब पेट्यूनिया आंटी और डडली अपने चेहरों पर हाथ रखकर बाहर निकल गए तो वर्नन अंकल ने दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने के बाद भी बाहर से वह सुन सकते थे कि चिट्ठियां अब भी कमरे में तैरती हुई घुस रही थीं और दीवारों तथा फर्श पर टकरा रही थीं। बहुत हो गया, वर्नन अंकल ने कहा। वे शांत लहजे से बोलने की कोशिश कर रहे थे, परंतु बोलते समय वे अपने मूंछ के बाल
लगातार उखाड़ते जा रहे थे। 5 मिनट में तुम सब चलने के लिए तैयार हो जाओ। हम लोग यहाँ से दूर जा रहे हैं। सिर्फ कुछ कपड़े पैक कर लो, बस, और कोई सवाल नहीं। अपनी आधी मूछ के बिना वे इतने खतरनाक दिख रहे थे कि उनसे बहस करने की किसी से हिम्मत नहीं हुई। 10 मिनट के बाद वे लोग कीलों से बंद दरवाजे को झटके से खींचते हुए बड़ी मुश्किल से बाहर आए। कार में बैठे और कार हाईवे पर हवा से बातें करने लगी। डडली पिछले सीट पर सुबक रहा था। उसके डैडी ने उसे सिर पर मार दिया था क्योंकि उसने अपने टेलीविजन, वीसीआर और कंप्यूटर को स्पोर्ट्स बैग में पैक करने में बहुत ज्यादा ही समय लगा दिया था। उनकी कार चलती रही और चलती रही और चलती रही, यहाँ तक कि पेट्यूनिया आंटी भी यह पूछने में डर रही थी कि वह जा कहाँ रहे थे। बीच बीच में वंदन अंकल झटके से गाड़ी मोड़ लेते थे और कुछ समय तक विपरीत दिशा में कार चलाने लगते थे। जब वे झटके से गाड़ी मोड़ते थे तो वे यह शब्द बुदबुदाते थे, पीछे करने वालों, अब क्या करोगे? पीछा करने वालों, अब क्या करोगे? दिन भर हो गया परंतु वे खाने पीने के लिए कुछ कहीं भी नहीं रुके। रात तक डडली दुखी होकर चिंघाड़ने लगा। उसकी जिंदगी में इतना बुरा दिन पहले कभी नहीं गुजरा था। वह भूखा था। उसके 5 मनपसंद टेलीविजन सीरियल छूट गए थे। यही नहीं, आज से पहले वह कभी अपने कंप्यूटर पर किसी दुश्मन को मारे बिना इतने समय तक कभी नहीं रहा था। आखिरकार वर्नन अंकल एक गंदे से होटल के सामने रुके, जो एक बड़े शहर के बाहरी हिस्से में था। डडली और हैरी एक ही कमरे में सोए, जिसमें डबल बेड था और सीलें हुई थी। गंदी चादरें थी। डडली खर्राटे भरने लगा, पर हैरी जागता रहा। वह खिड़की की चौखट पर बैठकर नीचे से गुजरती हुई कारों की रोशनी देख रहा था और सोच रहा था। अगले दिन नाश्ते में उन्होंने बासी कॉर्नफ्लेक्स और ठंडे डिब्बा बंद टमाटर के साथ टोस्ट खाए। उन्होंने नाश्ता खत्म ही किया था कि तब होटल की मालकिन उनके टेबल के पास आई। माफ कीजिए, परंतु क्या आप में से किसी का नाम मिस्टर एच पॉटर है? मेरे पास रिसेप्शन में इस तरह के लगभग 100 चिट्ठियां रखी हैं। उसने यह चिट्ठी दिखाई ताकि वह स्याही में लिखा वो पढ़ सके। मिस्टर एच पॉटर, कमरा नंबर 17, रेलव्यू होटल, कॉकवर्ड्स। हैरी ने चिट्ठी को झपटना चाहा, परंतु वॉर्डन अंकल ने उसके बढ़े हुए हाथ को हटाकर एक तरफ कर लिया। मालकिन घूरती रही। मैं उन्हें ले लेता हूँ, वॉर्डन अंकल बोले, और जल्दी से खड़े होकर वे उसे पीछे पीछे डाइनिंग रूम से बाहर चले गए। डियर, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम घर लौट चलें? पेटूनिया आंटी ने कई घंटे बाद डरते डरते सुझाव दिया, परंतु ऐसा लग रहा था जैसे अंकल वर्नन ने उनकी बात सुनी ही न हो। वर्नन अंकल क्या चाहते थे यह उनमें से कोई नहीं जानता था। वर्नन अंकल उन्हें कार से जंगल के बीचों बीच ले गए। वहां कार से बाहर निकले, चारों तरफ देखा, अपना सिर हिलाया, दोबारा कार में बैठे और एक बार फिर चल पड़े। यही हाल ही में एक जूते, एक खेत के बीच, एक झूला पुल के बीचों बीच और एक बहुमंजिला कार पार्किंग में हुआ। डैडी पागल हो गए हैं ना? डडली ने पेट्यूनिया आंटी से देर शाम को ढीली आवाज में पूछा। वर्नन अंकल कार को समुद्र के किनारे पार्क करके और उन सभी को उनके अंदर लॉक करके कहीं चल दिए गए। बारिश होने लगी। बड़ी बड़ी बूंदें कार की छत पर शोर मचाने लगी। डडली छींक रहा था। आज सोमवार है, वह अपनी माँ से बोला। द ग्रेट हैम्बर्टो आज रात आने वाला है। मैं किसी ऐसी जगह पे रुकना चाहता हूँ जहाँ पर टेलीविजन हो। सोमवार? यह सुनकर हैरी को कुछ याद आया। अगर आज सोमवार था और टेलीविजन के कारण डडली के सप्ताह के दिन के बारे में आमतौर पर कोई गलती नहीं हो सकती थी, कल यानी मंगलवार को हैरी का 11वां जन्मदिन है। जाहिर है उसके बर्थडे खास खुशी के मौके नहीं होते थे। पिछले साल डर्सली परिवार ने उसे कोट टांगने वाला हैंगर दिया था और वर्नन अंकल की एक जोड़ी पुरानी मोजे भी। फिर भी कोई रोज रोज तो 11 साल का नहीं होता ना। वर्नन अंकल वापस लौटे और अब वे मुस्कुरा रहे थे। उनके हाथ में एक लंबा पतला पैकेट था और जब पेट्यूनिया आंटी ने उनसे पूछा कि वे क्या खरीद के लाए हैं तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बिल्कुल सही जगह मिल गई है, उन्होंने कहा। आ जाओ, सब बाहर निकल जाओ। कार के बाहर बहुत ठंडक थी। वर्नन अंकल समुद्र के काफी भीतर एक बड़ी चट्टान की एक तरफ इशारा कर रहे थे। चट्टान के ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी, जिससे बुरी झोपड़ी की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। एक बात तो थी, वह कोई टेलीविजन नहीं था। आज रात के लिए तूफान की भविष्यवाणी की गई है, वर्नन अंकल ने खुशी से धमकते हुए और ताली बजाते हुए कहा। और इस भले आदमी ने मेहरबानी करके हमें अपनी नाव उधार दे दी है।
बिना दांतों वाला एक बूढ़ा आदमी धीमी गति से चलते हुए उनके पास आया। थोड़ी कुटिल मुस्कान के साथ उसने एक पुरानी नाव की तरफ इशारा किया, जो नीचे स्टेली भूरे पानी में हिचकोले खा रही थी। खाने पीने का थोड़ा सामान ले लिया है मैंने, ओनर अंकल बोले। सब लोग नाव पर चढ़ जाओ। नाव में उनकी कुल्फी जमने लगी। समुद्र की बर्फीली बौछार और बारिश उनके गले से नीचे उतर रही थी और ठंडी हवा चेहरे पर कोई बरसा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घंटों बाद वे चट्टान तक पहुंचे, जहां पर वनन अंकल फिसलते और लड़खड़ाते हुए उन्हें टूटी फूटी झोपड़ी तक ले गए। अंदर की हालत बहुत भयानक थी। समुद्र शैवाल की बुरी बदबू आ रही थी। लकड़ी की दीवारों के बीच मोटी मोटी दरारें थीं और वे हवा से सीटी बजाती हुई आ रही थी और अंगीठी सीली व खाली थी। झोपड़ी में सिर्फ 2 ही कमरे थे। मॉडर्न अंकल ने खाने पीने का सामान में 4 केले और सबके लिए आलू के चिप्स का एक एक पैकेट ही था। उन्होंने आग जलाने की कोशिश की, पर चिप्स के खाली पैकेट सिर्फ धुआंधार निकालकर सिकुड़ गए। ऐसे समय में चिट्ठियां होती तो मजा आ जाता है ना, वे खुशी खुशी बोले। वे बहुत अच्छे मूड में थे। जाहिर था वे सोच रहे थे कि इस तूफान में उन तक चिट्ठियां पहुंचने के लिए यहाँ तक कोई नहीं आ सकता। हैरी मन ही मन इस बात से सहमत था, हालांकि इस विचार से उसे जरा भी खुशी नहीं हो रही थी। अब रात हुई और भविष्यवाणी के अनुसार तूफान उनके चारों तरफ गरजने लगा। ऊंची लहरों की बौछारें झोपड़ी की दीवारों पर टकराने लगी और तूफानी हवा गंदी खिड़कियों को हिलाने लगी। पेट्यूनिया आंटी को दूसरे कमरे में कुछ सिले हुए कंबल मिल गए और उन्होंने दीमक लगे सोफे पर डडली के लिए बिस्तर लगा दिया। वे और वर्नन अंकल अंदर वाले मोटे पलंग पे सोने के लिए चले गए और हैरी को उसके हाल पर छोड़ दिया गया कि वह फर्श पर सबसे नर्म जगह ढूंढ ले और सबसे पतले तथा फटे कंबल के नीचे दुबक कर सो जाए। जब रात गहरी होने लगी तो तूफान और भी भयानक होता चला गया। हैरी सो नहीं सका। वह काँपता रहा, करवटें बदलता रहा और कोशिश करता रहा कि उसे थोड़ा आराम मिल जाए, परंतु उसका पेट भूख के मारे गुड़गुड़ा रहा था। डडली के खर्राटे तूफान की आवाज़ों में दब गए और आधी रात के करीब शुरू हुआ। डडली की घड़ी उसकी मोटी कलाई के पर सोफे के नीचे लटकी हुई थी और हैरी को उसके चमकते डायल से यह दिख रहा था कि 10 मिनट बाद वह 11 साल का हो जाएगा। वह लेटा रहा और देखता रहा कि उसके बर्थडे टिक-टिक करके करीब आ रहा था। वह सोच रहा था कि क्या डर्सी परिवार को उसका बर्थडे याद भी होगा। 5 मिनट बचे थे। हैरी को बाहर किसी चीज़ के चरमराने की आवाज़ आई। उसे डर लगा कि कहीं छत टूट कर न गिर जाए, हालांकि ऐसा होने पर उसे अधिक गर्मी मिल जाएगी। इस पे कोई संदेह नहीं था। 4 मिनट बचे थे। शायद प्राइवेट ड्राइव के घर में अब तक इतनी सारी चिट्ठियाँ इकट्ठी हो गई होंगी कि जब वे वापस लौटेंगे तो वह किसी की तरह एक चिट्ठी चुराने में सफल हो जाएगा। 3 मिनट बचे थे। क्या यह समुद्र की आवाज़ थी जो इतनी बुरी तरह चट्टानों से टकरा रही थी? और 2 मिनट बचे थे। यह अजीब-सी चट्टानें भी आवाज़ कैसे कर रही थीं? क्या कोई चट्टान समुद्र में गिर गई थी? 1 मिनट बचा था और वह 11 साल का हो जाएगा। 3 सेकंड, 20, 10, 9। शायद उसे डडली को उठा देना चाहिए, सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए। 3, 2, 1। भड़ाम! पूरी झोपड़ी हिल गई। हैरी उठकर सीधा बैठ गया और दरवाजे को घूरने लगा। कोई बाहर खड़ा था और अंदर आने के लिए दरवाजा खटखटा रहा था।